हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी मैंने हिंदी पर कई वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में हिंदी वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह ध्वनि जो मुख एवं नासिक दोनों की सहायता से बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मुख एवं नासिक दोनों की सहायता से बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा जो ऑप्शन दिया है अनुनासिक हो जाएगा। अनुनासिक स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक का भी सहायता लिया जाता है, निकलता है, उसको अनुनासिक जो है सो कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अनुनासिक स्वर किसको कहते हैं। और एक दूसरा शब्द इसमें होता है, वो होता है निर्नुनासिक शब्द स्वर, मौखिक स्वर भी इसको कहते हैं। और ये स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह निकालता है उसको जो है सो क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। और ये जो है सो नाक, मुख एवं नासिक दोनों का यूज होता है, उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वृक्ष से गिरा में कौन सा कारक है? तो कारक पूछ रहा है। तो आपको पता है कि कारक जो है सो कितने होते हैं? 8 कारक माना जाता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, आपदान से, संबंध का के। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वह वृक्ष से गिरा, वृक्ष से गिर के अलग हो गया, तो ये हो जाएगा आपदान। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि करण होगा या आपदान। तो करण जो होता है, कोई उपकरण से लिखते हैं, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो से यहाँ पे जो है सो करण हो गया। अगर कोई भी चीज़ अलग हो रहा है तो क्या हो जाएगा? आपदान हो जाएगा। तो यहाँ पे वृक्ष से गिर के अलग हो रहा है, इसलिए पृथक्करण हो रहा है, इसलिए उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपदान। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे तितली, मैना, प्रिया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पे पहला जो गन्ना दिया है ये पुल्लिंग शब्द है, तो उत्तर हो जाएगा 1 गन्ना। अगला सवाल है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसको जीता ना जा सके जो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अजय हो जाएगा। अजय जो है सो यूज किया जाता है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए यूज किया जाता है। तो चौथा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जो किसी स्थान पर कार्यरत हो, कोई भी जो है व्यक्ति किसी स्थान पर कार्यरत होता है तो उसको क्या कहते हैं? स्थापन्न कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन स्थापन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको क्या कहते हैं? इंद्रजीत कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको इंद्रजीत कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इंद्रजीत। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सुमेलित सही नहीं है? कौन सा सही नहीं दिया है, मिलाया हुआ है? तो ये पहला ऑप्शन है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, तो सही है ये पहला ऑप्शन। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने जो है सो केशव चंद्र सेन की सहायता से 1867 में किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना एनी बेसेंट नहीं किया था, तो ये गलत हो गया। डी चौथा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, ये भी सही है। तो पूछ रहा कौन गलत है? तो तीसरा ऑप्शन गलत है, आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है 10 नंबर है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द किसको कहते हैं? जो संस्कृत से बदल के जो है सो चेंज होके हिंदी में यूज किया जाता है उसको तद्भव कहते हैं। और तत्सम जो है सो संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 ऑप्शन दिया है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ये सारे जो है सो क्या है? तत्सम है, ये संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो दिया है, चौथा जो है ये जो है सो तद्भव शब्द है। ये जो है चतुर्थ से बना है, परिवर्तित होके जो है हिंदी में यूज करने के लिए चौथा बना है। तो क्या हो गया? ये चौथा जो है तद्भव शब्द है। अगला सवाल है 12 नंबर, मित्रता का विलोम शब्द है। विलोम क्या होता है? उल्टा होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मित्रता का विलोम क्या हो जाएगा? शत्रुता जो है इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा आंसर, शत्रुता। मित्रता का विलोम शत्रुता है।
नेक्स्ट सवाल है उपेक्षा का विलोम है, तो उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा का विलोम हो जाएगा अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहस्थ का विलोम है, गृहस्थ का विलोम क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सन्यासी। अगला सवाल है बाल की खाल निकालना के अर्थ के 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही अर्थ होगा? तो बाल की खाल का जो है अर्थ क्या हो जाएगा निकालना का? तह तक जाना। आंसर हो जाएगा तह तक जाना। अगला सवाल है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से प्रत्युपकार के सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो पहला ऑप्शन जो दिया है प्रतिजोड़ उपकार, ये जो है प्रत्युपकार का जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से आप संधि विच्छेद प्रत्येक का कर सकते हैं। प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिजोड़ एक होता है, प्रतिजोड़ एक होता है प्रत्येक का संधि विच्छेद। प्रत्युपकार का हो जाएगा प्रतिजोड़ उपकार। अगला सवाल है को में किस प्रकार का चिन्ह का बोध होता है? तो को में कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से दंत ध्वनियां कौन सी है? तो दंत ध्वनियां कौन कौन होता है? तो तौ वर्ग जो होता है, तौ वर्ग में जितने भी होते हैं वो सब जो है दंत ध्वनियां होता है। और इसके अलावा जो है 100 भी जो है दंत ध्वनियां है। तो आप देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया है तौ थौ दौ धौ, तो इसका जो है दंत ध्वनियां हो गया, तीसरा ऑप्शन ये करेक्ट है। इसी तरह एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ ध्वनियां किसको कहते हैं? तो ओष्ठ ध्वनियां जो होता है हर्षुकार दुर्गोकार और पौ वर्ग के जो होते हैं वो ओष्ठ ध्वनियां होते हैं। ओष्ठ ध्वनियां जो होते हैं हर्षुकार दुर्गोकार और पौ वर्ग के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाविधि में कौन सा समास है? तो इसमें यथाविधि में कौन सा समास पूछ रहा है? तो यथा आ रहा है, यथा जिसमें आता है उसको कौन सा समास कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा अवयवी भाव। अवयवी भाव समास का जो डिफिनेशन क्या होता है? जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद जो है अवयव तथा प्रधान हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे अनु, प्रति, या यथा, यावत, ये सब आए अगर पहले तो उसको अवयवी भाव समास कहते हैं। दूसरा जो दिया है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिस समास के बाद अथवा उत्तर पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं हो और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला सवाल है नीलकमल में कौन सा समास है? पूछ रहा है नीलकमल में कौन सा समास है? तो ऑप्शन देखिए क्या है। तो नीलकमल का कौन सा समास है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, कर्मधाराय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो नीलकमल जो है कर्मधाराय समास है। कर्मधाराय समास क्या होता है? जिसको विग्रह करने पर मध्य में जो है सो है जो के समान आदि आते हैं उसको जो है सो कर्मधाराय समास कहते हैं। जैसे कि क्या होता है इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, नीलकंठ, महापुरुष, महादेव, ये सब जो है सो कर्मधाराय समास है। जैसे नीलकंठ है तो नील है जो कंठ, तो यहाँ पे जो है सो है जो आ रहा है के समान, ये सब लगे तो कर्मधाराय समास कहते हैं उसको। अगला सवाल है जो सबके आगे ही रहता है वह उसको क्या कहते हैं? जो सबके आगे रहता है वह है तो उसको अग्रणी कहते हैं, अग्रणी। तो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन अग्रणी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम पूछ रहा है संस्कृत का कौन सा शब्द है? तो देखिए घराना, घपला, घाघरा, ये सब जो है तद्भव है। इस संस्कृत का में इसमें जो है सो कुछ परिवर्तित किया गया और घर्षण जो है ये जो है संस्कृत का शब्द है तो उत्तर हो जाएगा घर्षण। घर्षण जो है तत्सम है। नेक्स्ट सवाल है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उपसर्ग किसको कहते हैं? तो उपसर्ग जो होता है जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि क्या कह रहा है? अत्यंत है तो अत्यंत में क्या हो जाएगा? अति जो है उपसर्ग हो जाएगा तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका अति। इसी तरह से अधिकार का पूछे तो अधिकार यहाँ पे उपसर्ग हो गया। अनुकरण का अगर पूछे उपसर्ग है क्या होगा? तो अनु जो है सो अनुपकरण का जो है सो अनु हो जाएगा उपसर्ग। तो इसी तरह से आप जो है उपसर्ग को खोज सकते हैं।
अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान के जो है अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 343 के तहत जो है सो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आप इसे याद रखिएगा।